फ्रेंड्स, आज दिनांक 20 जुलाई 2021, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है परागण यानी पॉलिनेशन। इससे पहले जो वीडियो रहे हैं उनमें जब कभी चर्चा हुई होगी पॉलिनेशन पे, तो आपने सुना होगा कि परागकण एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आते हैं और वहाँ उनका अंकुरण होता है वर्तिकाग्र पर। तो ये आखिर परागकण आने की जो प्रक्रिया है तो वो है क्या? देखिए, जब किसी पुष्प को आप देखोगे उसमें दो भाग मिलेंगे आपको मुख्यतः। जो 4 भाग होते हैं, 4 में से जो 2 भाग हैं वो तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज है। उसके बाद जो 2 भाग होते हैं उनको एंडोशियम और गाइनोशियम बोलते हैं, यानी पुंकेसर और जायांग या पुमंग या जायांग। तो जो पुमंग हैं, पुमंग में बनने वाले परागकण किसी पुष्प के परागकण किसी उसी प्रजाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुँचते हैं, जब वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं उसकी स्टिग्मा पर, यानी कि जो गाइनोशियम का सबसे ऊपरी भाग होता है स्टिग्मा, उस पर पहुँचते हैं, तो इस क्रिया को, पहुँचने की क्रिया को, परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, पराग कोशों में परागकण बनने के बाद आवश्यक है कि परागकण के नर केंद्रक यानी मेल न्यूक्लियस है, यानी नर केंद्रक मादा युग्मक अंड तक पहुँचें। और ये कैसे संभव होगा? ये संभव होगा परागण की क्रिया के द्वारा। पुष्प के परागकोश से परागकणों के यानी जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनके उसी पुष्प यानी उसी प्रजाति का, यानी वो ही पुष्प हो या उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। बड़ा लंबा हो रहा होगा सर, इतना कठिन कैसे? कठिन नहीं, बहुत सरल, एक लाइन में सुन लो अच्छा, कि परागकण का या तो उसी पुष्प पे या उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, परागण जो है ये 2 प्रकार से संभव हो पाता है। एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि परपरागण। तो स्वपरागण में क्या होता है? देखिए, अब आप यहाँ पे ये समझिए कि एक पुष्प है तो या तो उसी पुष्प पे वर्तिकाग्र पर पहुँच जाए परागकण, या फिर उसी पौधे के किसी अन्य शाखा पे लगा हुआ, उसी पौधे के किसी अन्य शाखा पे लगा हुआ जो पुष्प है उसके वर्तिकाग्र पर परागकण पहुँच जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। देखिए साफ साफ लिखा है, स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। जैसे सदाबहार और पैंजी और गुलमेहंदी और मूंगफली या खट्टी बूटी, ऐसे इस प्रकार के जो हैं परागण क्या कहलाते हैं? स्वपरागण कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि परपरागण क्या होता है। तो देखिए बच्चों, परपरागण क्या है? परपरागण में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, तो एक पौधे से दूसरे पौधे पे जाएंगे। समझ रहे हैं? प्रजाति वही रहेगी, जैसे गुलेड़ है तो गुलेड़ ही रहेगा, तो गुलाब है तो गुलाब ही रहेगा, लेकिन प्रजाति एक रहेगी। एक पौधे से दूसरे पौधे पे जाएंगे, पौधे चेंज हो जाएंगे, पौधे थोड़े थोड़े दूरी पे होंगे। परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर लगे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, तो इसे परपरागण कहते हैं। परपरागण के लिए परागकणों को अन्य पुष्पों पर पहुँचाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कीट द्वारा होता है, वो तो हम आपको बताएंगे अभी। लेकिन अब आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा आपको कि इसमें क्या है। क्रॉस पॉलिनेशन में एक पौधे से दूसरे पौधे पे पहुँचेंगे, क्लियर ना? उसी पुष्प पे अगर होता है तो स्वपरागण हो जाता है, उसी पौधे पे होता तो स्वपरागण हो जाता है। लेकिन जब दूसरे पौधे पे जा रहे हैं लेकिन एक ही प्रजाति के हों, ठीक, ऐसा नहीं है कि मटर का और सरसों का मिला दो, ऐसा नहीं होगा। मटर का तो दूसरा पौधा मटर का हो तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है, ठीक है। अब इनके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। भाई ले जाने वाला कौन होगा? उड़कर तो ऐसे तो नहीं पहुंच जाएंगे, अपने आप आँख बंद कर ही पहुँच जाए, ऐसा थोड़ा ना। तो उसके लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। उसमें जल माध्यम हो सकता है और वायु माध्यम हो सकती है, और तीसरा जंतु
जंतुओं में कीट परागण भी हो सकता है, और इंसेक्ट जितने भी हैं, तितलियाँ, सब आपने सुना होगा। तो देखो कितनी सारी तितलियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, मक्खियाँ हैं, अन्य बहुत सारे कीट, भंवरे हैं। तो बहुत सारे कीट इस प्रकार से इसको परागित करते हैं। इसी प्रकार से है आपका घोंघा है, घोंघे द्वारा परागण होता है, उसको मैलेकोफिली कहते हैं। इसी प्रकार से चमगादड़ द्वारा परागण होता है, उसे क्रिप्टोफिली कहते हैं। तो ये पर परागण कहलाता है। अब लाभ क्या है और हानियाँ क्या है? तो स्वपरागण के लाभ देखिए क्या है। स्वपरागण के लिए किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत बड़ा लाभ है कि इंतज़ार में बैठे हैं साहब, कोई कीड़ा आएगा फिर उसको पॉलिनेशन को लेके जाएगा, चिंता ही नहीं होती, पॉलिनेशन होना ही होना है। फिर दूसरा है, कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए विशेष उपक्रमों जैसे रंग, गंध या मकरंद उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जो मैंने आपको पढ़ाया है कि दलपुंज है, यानी पेटल्स क्या होते हैं, वो कीटों को आकर्षित करते हैं। तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। जब आकर्षण जब होना ही है, जब सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो कलर की कोई आवश्यकता नहीं है, पौधे चाहे भले ही सिंपल हों, कैसे भी हों। फिर स्वपरागण द्वारा पैतृ गुणों को बनाए रखा जा सकता है, यानी कि जो पेरेंटल प्लांट में जो डीएनए है या उसके गुण हैं वो ही उसमें सेम रहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर होता है कि थोड़े बहुत लाभ है, इससे लाभ तो बहुत है। ठीक है, उसके बाद है स्वपरागण से हानियाँ क्या है। तो स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन से जो हानियाँ हैं, सेल्फ पॉलिनेशन से बने बीजों से उत्पन्न पौधे दुर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डीएनए सेम चला रहा होता है, और मान लीजिए कोई अगर बीमारी है तो वो भी साथ में चल के आएगी। पौधों में विभिन्नता यानी वेरिएशंस नहीं होती, क्योंकि वो सेम वैरायटी के चले आ रहे हैं जैसे हैं। उनमें कोई नई तकनीक, मतलब नया कोई वैरायटी बनेगी ही नहीं, वो सेम वैरायटी है ना। और पौधों में नए लक्षणों का विकास नहीं हो पाता है। आप तितलियों को देखते हैं, आप जितने भी इंसेक्ट देखते हैं, कितनी सारी प्रजाति हैं इनकी, क्यों हैं? क्योंकि ये फ्री जो है फर्टिलाइजेशन करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं और नई नई वैरायटियाँ बनाते हैं। लाखों प्रजातियाँ हैं इनकी, समझ रहे हैं? इनकी लाखों प्रजातियाँ हैं, 3 लाख से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं इंसेक्ट की। अब पर परागण से क्या लाभ है? तो इससे हानियाँ भी होती है, देखा आपने, देखा। तो स्वपरागण से हानियाँ भी हैं। पहले अब बात करते हैं पर परागण से लाभ की। तो जो पर परागण से लाभ है यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन से क्या है, पर परागण से बीजों की नई नई अधिक उन्नत जातियाँ उत्पन्न होती हैं, नई नई वैरायटी बनती है। ठीक है, मान लीजिए कोई सफ़ेद पुष्प वाला पौधा है, उसने जो है लाल पुष्प वाले पौधे से किया तो गुलाबी पौधा बन के आया। ऐसे ही कोई मान लीजिए लाल पुष्प वाला पौधा है, उसने किसी दूसरे पुष्प वाले से, डार्क वाले से किया तो कुछ नया बन के आएगा। कोई छोटी जात बौना पौधा है, उससे उसका तो अलग अलग नई वैरायटी पौधा बन के आता है। इसे क्या कहते हैं? इसे हाइब्रिड पौधे कहते हैं। ठीक है, हाँ। पर परागण के फलस्वरूप बने बीज स्वस्थ होते हैं, क्योंकि उनके डीएनए में चेंजेस होते हैं, तो इसलिए वो स्वस्थ होते हैं। कृत्रिम परागण या कृत्रिम पर परागण से रोग अवरोध क्षमता युक्त जातियाँ तैयार की जा सकती है। इसे हम इंग्लिश में अगर बोलें तो डिजीज़ रेजिस्टेंट। देखिए, सामान्यतः जो बीमारी चली आ रही है उसके जीन में वो आती रहेगी, लेकिन जैसे ही क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है तब बीमारी के आने के चांसेस 50% ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे जिसका जीन प्रभावी होगा वो जो है शो करेगा। अब मान लीजिए कोई अगर अच्छी वैरायटी का जीन आ गया उसमें, तो क्या होगा, फिर वो ठीक हो जाएगा और वैरायटी बहुत अच्छी बन के आएगी, डिजीज रेजिस्टेंट होगी। पौधे में नए लक्षणों का समावेश होता है, नए नए लक्षणों का समावेश होता है, जिससे नई जातियों का विकास होता है। ठीक है, नई नई जातियाँ बनती हैं, नए पौधे बनते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हो, हाइब्रिड प्लांट कहते हो। तो वही प्लांट है ये। फिर है पर परागण की हानियाँ क्या है, डिसएडवांटेजेस। तो पर परागण के लिए पुष्पों को बाह्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि जल मिला तब तो परागण होगा, जल के पौधों में भी, जल के किनारे जो पौधे होते हैं, हाइड्रिला है, वेलेस्नेरिया है, ठीक है, या जलकुंभी है, तो इनमें जल परागण जरूरी, जल के बिना जल के तो होना ही नहीं है। और जल नहीं हो तो क्या हो गया, तो बेकार, परागण होना ही नहीं है। और परागण नहीं हो तो पौधा बेकार, ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा क्या है,
अधिक मात्रा में परागकण उत्पन्न करने पड़ते हैं। उसके लिए भाई ऐसा तो है नहीं कि एक परागकण से सब हो जाएगा, ये तो सब मेल से ही होता है, क्या नाम जो ह्यूमंस में होता है, ये पौधों में थोड़ा ना होता है। अब पौधों में क्या है, उसको फर्टिलाइजेशन कराने के लिए बहुत सारे परागकणों को भेजना पड़ता है, उनमें से कोई एक ही फर्टिलाइजेशन कर पाता है, या एक या दो चार। अब बनाने कितने पड़ते हैं, हज़ारों, हज़ारों नहीं करोड़ों। अब इंसेक्ट या फिर जो भी जंतु है उसको आकर्षित करने के लिए क्या करना है, अब पेटल्स के में कलर डालने हैं, तो उसके लिए रंग हो, गंध हो, मकरंद है उत्पन्न करने के में काफ़ी भोजन सामग्री उत्पन्न व्यय करनी पड़ती है, जितनी ऊर्जा है सब उसी में लगा दी। फिर है जाति की शुद्धता नहीं रह पाती, जो प्योरिटी, जो डिजीज़, जो डिजीज़ कह रहा हूँ सॉरी, जो प्योरिटी चली आ रही है, जो शुद्ध प्लांट था, शुद्ध पौधा था, वो उसमें नहीं रहेगा, क्योंकि वो मिक्स ब्रीड हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, तो वो तो खैर बना रहता है, लेकिन सबके अपने अपने लाभ भी हैं, हानियाँ भी हैं। तो इसको आप लोग नोट करिएगा, इसको याद करिएगा। थैंक यू सो मच।